हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। By now you've already studied your French Revolution and you'll see that we'll borrow heavily from that chapter. इस चैप्टर को भी पढ़ते समय हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफी बार याद करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं फ्लैग पे, इस तरह के सिंबल्स आपने इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लैग पे भी देखा होगा, विच इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट सोशलिज्म का जो सोच था वो सिर्फ रशिया तक या यूरोप तक सीमित नहीं रहा, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट हैड एक्चुअली कैप्टिवेटेड द एंटायर वर्ल्ड। और शायद दुनिया को ये लगता था कि सोशलिज्म से बहुत सारी बुराइयों का अंत किया जा सकता है और सोशलिज्म ही दुनिया को बदलेगा। हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि क्या ये सच साबित हुआ, किस तरह के अनुभव रहे अलग अलग कंट्रीज के विथ रेस्पेक्ट टू सोशलिज्म। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। Let's get started. Socialism in Europe and Russian Revolution. सबसे पहली इमेज आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं दिखा रहा हूं। This is important because फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विश्वास जगाया था that if the people unite together, it's not difficult to get rid of a monarch, it's not difficult to establish your own government. So जैसा कि ड्यूक मटरनिक कहा करते थे कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। जब भी फ्रांस में कोई चीज होती है वो इवेंचुअली पूरे यूरोप में फैल जाती है एंड इट हैज अ वेरी वेरी फार रीचिंग इम्पैक्ट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आपने ये भी जाना था कि सोसाइटी जो थी उसे तीन हिस्सों में बांटा गया था, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते थे जो चर्चेज में काम करने वाले यानी कि द क्लर्जी। सेकेंड एस्टेट में आता था नोबिलिटी यानी कि द ब्लू ब्लडेड और द रॉयल फैमिली के लोग यानी कि राजा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और राज दरबार में काम करने वाले लॉट ऑफ अदर पीपल। तो ये सारे जो लोग थे इनको कहा जाता था द नोबिलिटी या फिर द एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है। और तीसरा एस्टेट जो था दैट कंप्राइज्ड ऑफ एवरीबडी एल्स, यानी कि चाहे वो डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, पेजेंट्स थे, ये सारे लोग आते थे थर्ड एस्टेट में। समाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकेंड एस्टेट एंजॉयड अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, इनके ऊपर बहुत सारी टैक्स की बेनिफिट्स थे, वेयर एज थर्ड एस्टेट के ऊपर सारा का सारा टैक्स का बर्डन आ जाता था। ये चीजें, इसका एक बहुत बड़ा बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल लेकिन एक चेंज आया इसकी वजह से, एंड स्लोली द थर्ड स्टेट रियलाइज दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, और वो धीरे धीरे आवाज उठाने लगे। एंड इसमें कैसे इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो सैकड़ों सालों से दबे हुए थे और अपने ऊपर होने वाले जो भी जुल्म थे, जो एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हो रहा था, दे हैड एक्सेप्टेड इट। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि ये शायद हमारी नियति है, ये हमारा किस्मत है या भाग्य है। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट credit for that goes to the clergy because clergy made you believe that राजा जो कहता है वो भगवान के वर्ड्स हैं, राजा की बात को कभी काटा नहीं जा सकता, राजा के डिसीजन पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और अगर आप अभी थर्ड स्टेट में पैदा हुए हैं तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ वट एवर यूव डन इन योर पास्ट लाइव्स। और इस तरह के कॉन्सेप्ट से लोगों को ये विश्वास दिला दिया गया कि जो भी उनके साथ हो रहा है इसमें किसी और की गलती नहीं है, दिस इज हाउ लॉर्ड ऑलमाइटी हैड डिजाइंड लाइफ फॉर यू। But what happens next is, slowly after the industrial revolution begins, लोगों में थोड़ा थोड़ा एजुकेशन का विस्तार हुआ। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रेड करने लगे, ऑफशोर ट्रेड करने लगे, क्राफ्ट्समैन को काम मिलने लगा, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली भी थोड़े स्टेबल हुए, प्रॉस्पर होने लगे। इसकी वजह से दीज पीपल गॉट एक्सेस टू आइडियाज एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर ये विश्वास आने लगा दैट दिस इज नॉट what our life is destined to be, and if we take an action we can certainly change that. इस तरह की सोच से पूरे यूरोप में क्रांति फैली and eventually almost every other territory underwent a revolution, और वहां पे सरकारों का हुकूमत जो थी वो चेंज हुई। आई लेट्स मूव अहेड। आपके इस चैप्टर में
तीन वर्ड्स हैं जो काफी बार रिपीट होंगे, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और इस तरह के सोच के बारे में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। और जब भी ये कंजर्वेटिव वर्ड यूज किया जाता है या लिबरल वर्ड यूज किया जाता है, तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हु आर द पीपल दैट आर बीइंग रेफर्ड टू व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड लिबरल और रैडिकल और कंजर्वेटिव। आइए समझने का प्रयास करते हैं। लिबरल्स वो लोग थे जिनका ये मानना था कि सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एवरी रिलीजन हैज अ राइट, एंड लोगों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो डायनेस्टिक रूलर्स थे, जो सत्ता में थे काफी सालों से, उनके पास अधिकार नहीं होना चाहिए, एंड द रूल्ड शुड हैव द अथॉरिटी टू चूज हु इज गोइंग टू रूल ओवर देम। यानी कि वो चाहते थे कि एक प्रॉपर इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई जाए और किसी भी रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होने चाहिए थे। दे बिलीव्ड इन द मशीनरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वो चाहते थे कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट भी उनसे ना छीन पाए, इस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए। ना तो वो डेमोक्रेसी को 100% वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, ये बात कहना गलत होगा, बिकॉज दे डिड नॉट रियली बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यानी कि वो ये नहीं मानते थे कि हर अडल्ट को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर वोट करने का अधिकार मिले। ऐसा उनका मानना बिल्कुल भी नहीं था। वो ये चाहते थे कि सिर्फ उन लोगों को वोट करने का अधिकार मिले जिनके पास में प्रॉपर्टी है। यानी कि जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्या लिबरल्स डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, क्या उनको ट्रू डेमोक्रेट्स कहा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज दे डिड नॉट रियली बिलीव इन दी वर्च्यू ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल का मतलब जो सबको मिले, अडल्ट यानी हर वो व्यक्ति जो माइनॉरिटी की स्टेज से बाहर आ गया है, मेजर बन गया है, और सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, और विमेन के वोटिंग राइट्स के भी ये लोग खिलाफ थे। ऑन द कॉन्ट्ररी रैडिकल्स, रैडिकल वर्ड का ही मीनिंग होता है जिसकी सोच बाकियों से बहुत ज्यादा अलग हो। रैडिकल वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज जो लेके आता है, उसे रैडिकल कहा जाता है। तो रैडिकल जो लोग थे उनकी सोच कैसी थी कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसे कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन चुने। तो यहां पे भी अगर आप देखें तो लिबरल और रैडिकल की सोच में थोड़ा फर्क है। ऑन वन एंड लिबरल्स ऐसा कह रहे थे कि हर रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, हर रिलीजन को एक जैसा सम्मान दिया जाए, वेयर एज रैडिकल्स का ऐसा मानना था कि जो मेजॉरिटी में है उनके हाथ में पावर होना चाहिए। ठीक है, बट यस, इन अ वे they were a little better than liberals because they believed in women's वोटिंग राइट्स। वो चाहते थे कि विमेन को भी वोट करने का अधिकार मिले। वो लैंड ओनर्स और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके पास जो प्रिविलेजेस थी, उनके पास में जो अधिकार थे, उसके खिलाफ थे। एंड दे वांटेड कि ये सारी चीजें आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए, rather than being restricted in the hands of few wealthy people। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि पावर कॉन्सेंट्रेट होके चुनिंदा लोगों के हाथ में रहे, rather the benefits should be distributed between the entire population। ऑन द अदर हैंड कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब ही होता है जो ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव लोग आखिर कौन थे? एक्चुअली बताऊं तो कंजर्वेटिव लोग थे वो लोग जो कि डायनेस्टी रूलर्स थे या उनके सिंपैथाइजर्स थे, जो ये चाहते थे कि एक बार फिर ये नेपोलियन के जाने के बाद और जो लोगों के मन में जो बहुत ज्यादा क्रांति जाग गई है, उसे जैसे करके ठंडा किया जाए और एक बार फिर से पावर जो है उन्हीं ड्यूक्स के हाथ में, उन्हीं रूलर्स के हाथ में, एम्परर्स के हाथ में, जार्स के हाथ में आ जाए। सो दे वेर नॉट मॉडर्न। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया जो ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हालांकि वन वेरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपको याद रखना है कि नेपोलियन की सक्सेस के साथ उन्होंने ये रियलाइज किया था कि थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाने चाहिए। नेपोलियन ने स्पेसिफिकली जो ट्रेड रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आए थे उसका ये समर्थन करते थे और वो चाहते थे कि अब हम क्या करेंगे, हम वापस से अपने डायनेस्टिक रूल को ही चलाएंगे, बट उसमें नेपोलियन की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसका तड़का लगा देंगे। नेपोलियन ने जिस तरह के इकोनॉमिक और ट्रेड रिफॉर्म्स करे थे, कस्टम यूनियंस को बनाने में जो उसने रोल प्ले किया था, उसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे,
बट देन हमारे सामने ज़्यादा राइट्स वगैरह की बातें मत करो, हमारे सामने कंसंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, क्योंकि पावर तो भाई राजाओं के हाथ में ही शोभा देता है। तो ये 3 हमारे कैरेक्टर्स हैं, लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तीनों के बारे में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर जो बाइफर्केशन है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको एमसीक्यू में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई विमेन सफरेज के लिए कौन फेवर में था, तो आंसर हो जाएगा रेडिकल्स। कौन था जो सारी रिलीजन को सपोर्ट करता था और रिस्पेक्ट करता था, तो उसका आंसर हो जाएगा लिबरल्स। और ऑब्वियसली कौन था जो चाहता था कि जैसी व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था रहे, बस थोड़े बहुत चेंजेस आए, उससे ज्यादा चेंजेस ना आए, क्लर्जी को वापस वही सम्मान मिले और एम्परर्स को वापस वही सम्मान मिले, दोस वर द कंजर्वेटिव्स। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई रशिया में स्पेसिफिकली या इन जनरल यूरोप में, तो इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस अलोंग विद इटसेल्फ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से सोशल चेंजेस भी समाज में देखने को मिली। जो मेन विमेन शायद अभी तक पेजेंट्स थे और गांव में रहा करते थे, दे स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट टाउन्स, जहां पे कि इंडस्ट्रियल हब्स बन गए थे, जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी, और वहां पे अब ये लोग आके नौकरियां करने लगे थे, काम करने लगे थे। बट क्या इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, क्या इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था? तो हमें पता चलता है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही दयनीय था। दे डिड नॉट गेट वेरी गुड अकोमोडेशन फैसिलिटीज, इनके पास में पैसों की भी हमेशा किल्लत रहती थी, इनसे ओवर टाइम करवाया जाता था। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट किया तो था ऐसे इंस्पेक्टर्स का और कमिश्नर्स का, जो चेक करें फैक्ट्री में जाके कि भाई कहीं किसी से ओवर टाइम तो नहीं करवाया जा रहा है, ज्यादा मेहनत तो नहीं करवाई जा रही है, कम पैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं। बट देन ये जो इंस्पेक्शंस होते थे काफी सुपरफिशियल होते थे और इनका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से जो लेबर था, जो वर्कर था फैक्ट्री का, वो काफी पीड़ा में था, काफी परेशानी में था। इसको समझना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए बिकॉज इवेंचुअली यही वो लोग हैं जो सत्ता को अपने हाथ में लेंगे, यही वो लोग हैं जो कि सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का चेंज लेकर आएंगे। तो हम बैकड्रॉप सेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसकी वजह से मेन विमेन चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में काम करने लगे, काफी लंबे समय काम करना पड़ता था, वेजेस इतनी ग्रेट नहीं थी, और इस वजह से उनके अंदर किस तरीके से धीरे धीरे क्रांति जन्म लेगी या रिवोल्ट करने की भावना जन्म लेगी। व्हाट आर दी अदर चेंजेस? तो अपने को पता चलता है कि भाई अलग अलग सेंटर्स बन गए, अलग अलग सेंटर्स बन गए जहां पे कि फैक्ट्रीज डेवलप होने लगी, बहुत सारी यूनिट्स वहां पे बन गए। रेलवे का विस्तार रशिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज हेल्प्ड the process of industrialization to spread faster and eventually connected the entire Russia. सामानों को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया था। मेन एंड वेमेन कुड ऑल्सो मूव इजीली। ये कुछ इमेजेस हैं जो हमें ये बताती हैं कि शायद उनके बच्चों को भी रहने के लिए अच्छी जगह ही नहीं थी। उनके डाइनिंग रूम्स की अगर आप फोटोग्राफ देखें तो आपको पता चल रहा है कि दे वर डिंजी, अनहाइजीनिक एंड एयरी नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं था प्रॉपर। उनको सोने के लिए भी मोस्टली क्या किया जाता था कि डॉर्म रूम्स या डॉर्मेटरीज की फैसिलिटीज दी जाती थी, जहां पे एक ही साथ बहुत सारे लोग रहा करते थे। सो बेसिकली वी गेट एन आइडिया दैट अगर आपको 2 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उनका लाइफस्टाइल कैसा था, जो रशिया में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, लेबरर्स काम कर रहे थे, किस तरह का जीवन स्तर उनका था, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। दैट दे वर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, देयर वेजेस वर लो, दे वर फोर्स्ड टू लिव इन डॉर्मेटरीज एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता था। बहुत ही बढ़िया। और उस समय के सोशल बैकड्रॉप पे अगर थोड़ी नजर डालें तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी ना किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन करी जाती थी, गवर्नमेंट ओनरशिप उनकी नहीं थी, और इसी चीज को बदलना चाहते थे लोग। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, जो आवाज उठा रहे थे, एक्चुअली देखा जाए तो इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद लैंड ओनर्स थे और फैक्ट्री ओनर्स थे। However, they believed in the value of individual effort, labor and enterprise. यानी कि उनकी सोच ऐसी थी कि जो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है उसे मेहनत करनी दी जाए, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है उसे बिजनेस करने दिया जाए, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर ना लगाया जाए। यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब हो जाता है रेस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स। तो जो भी वर्किंग मेन एंड वुमेन थे, जो चाहते थे कि हमारा जीवन बदले, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, हम
अपने सोशल इकोनॉमिक क्लास को चेंज कर पाए। उनको लगा कि ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके साथ अगर हम रहें तो एक्चुअली शायद हम प्रॉस्पर कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो इट वाज इजी फॉर देम टू गेट मास सपोर्ट। मास का सपोर्ट उनको आसानी से मिल गया, बिकॉज एनी विच वेज मोनार्की से कहीं ना कहीं सब परेशान तो थे ही, टैक्स का बर्डन सबके ऊपर था ही। तो अब वो लोग ये चाहते थे कि ठीक है, हमारा भविष्य हम खुद लिखेंगे, हमारा भविष्य हम खुद डिटरमाइन करेंगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, रैलीड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप। रैलीड अराउंड का मतलब होता है कि उनके सपोर्ट में वो लोग खड़े हो गए थे, उनके सपोर्ट में दे वर विलिंग टू स्टैंड फॉर एंड स्टैंड विथ द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। चलिए, दिस इमेज इज ऑफ बैस्टिल। बैस्टिल, आप सबको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा एपिसोड था बैस्टिल का टूटना, जो ये बताता था सॉरी, कि अगर लोग अपने हाथ में ये डिसीजन ले लें दैट दे हैव टू स्टैंड फॉर देयर राइट्स, तो वो एक फोर्ट को भी शायद लकड़ी से, डंडे से तोड़ सकते हैं। आप सबको याद होगा कि कैसे बैस्टिल के टूटने के बाद पीपल हैड कलेक्टेड द ब्रोकन पीसेस ऑफ दिस फोर्ट एज सुविनियर्स। इसको मेमेंटो की तरह उन्होंने इकट्ठा किया और अपने अपने घरों में सजा के रखा, बिकॉज इट वाज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव मैनेज्ड टू चैलेंज द एम्परर एंड दे हैव मैनेज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ये बैस्टिल का जो इवेंट था, इसने लोगों को जर्मनी में, रशिया में, सब जगह पे मोटिवेट किया और लोगों को यह विश्वास दिलाया दैट इफ दे टेक थिंग्स इनटू देयर हैंड्स, दे कैन इजीली ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चेंज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन जिनका नाम है जिउसेप्पे मजीनी। जिउसेप्पे मजीनी, जूस पी रहे हैं, सिप सिप, जिउसेप्पे मजीनी। नाउ जिउसेप्पे मजीनी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप लोग इनके बारे में क्लास 9, क्लास 10 सब जगह पढ़ेंगे। ही वाज बोर्न इन जिनोवा और बहुत जल्दी ही ड्यूरिंग 1831 इनको एग्जाइल कर दिया गया था, इनको बाहर भेज दिया गया कि भैया तुम अननेसेसरी रेवोल्यूशंस प्लान कर रहे हो, मोनार्की के तुम खिलाफ हो। तो ड्यूक मेटरनिक, जिनका थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, जिसने ये कहा था कि भाई जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, जुकाम हो जाता है, उसी व्यक्ति ने जिउसेप्पे मजीनी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट कहा और उन्होंने कहा कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। Now, why is he saying something like this? Because ऑस्ट्रिया के वो रूलर थे, मोनार्की में उनका विश्वास था, एंड ऑब्वियसली जिउसेप्पे मजीनी वाज अगेंस्ट मोनार्की। वियना कांग्रेस का यहाँ पे नाम लिया गया। वियना कांग्रेस जब नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया जाता है, उसके बाद में जो सारे पावर्स थे यूरोप के, दे डिसाइड टू मीट एट वियना और ड्यूक मेटरनिक वाज इन फैक्ट द होस्ट। और वहां पे ये सारे लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि दोबारा कभी इस तरह की लड़ाइयां ना हो, पावर बैलेंस को मेंटेन कैसे किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेपोलियन के हारने की वजह से जो नई टेरिटरीज हमें मिली है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं आपस में। ये सारी चीजें वियना की कांग्रेस में या वियना की कॉन्फ्रेंस में हुआ। एंड जिउसेप्पे मजीनी वाज ऑलवेज एनी विच वेज वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, और वियना कांग्रेस के बाद में वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया उनका रिजॉल्व, एंड ही डिसाइडेड कि इस मोनार्की के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया यंग यूरोप किसने बनाया था, यंग इटली किसने बनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जिउसेप्पे मजीनी। आपने जिउसेप्पे मजीनी के बारे में पढ़ा, ड्यूक मेटरनिक के 2 स्टेटमेंट्स जाने और 2 सीक्रेट सोसाइटीज का नाम आपने पढ़ लिया, यंग इटली एंड यंग यूरोप। वंडरफुल, लेट्स मूव अहेड। तो अब ये जो बात है, सोशलिज्म इस चैप्टर का नाम है, आखिर सोशलिज्म का मतलब क्या है? तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इन 2 चीजों को आप एक साथ रख के कंपेयर कर सकते हैं, दैट वुड गिव यू एन आइडिया कि आखिर सोशलिज्म रियली व्हाट डज इट मीन। तो आप समझिए कि 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। एक जो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, कैपिटल है, पूंजी है, वो फैक्ट्री लगाएगा, वो बिजनेस करेगा और लेबर को वो वेजेस दे देगा, लैंड वाले को रेंट दे देगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट दे देगा, और बाद में जो भी बचेगा सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मिल जाएगा, इन बिजनेसमैन को मिल जाएगा। वेयर एज सोशलिज्म का ऐसा मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए, कोई फैक्ट्री किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय द सोसाइटी, एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द पीपल, ताकि किसी एक व्यक्ति को, किसी चुनिंदा ग्रुप को ज्यादा बेनिफिट ना मिले, बल्कि जो भी मेहनत एक वर्कर फैक्ट्री में करता है उसका बेनिफिट इवेंचुअली सब में बटे, ना कि सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोग अमीर होते जाएं और बाकी लोग
अपनी ड्रजरी से कभी बाहर ही ना निकल पाए। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, एंड सोशलिज्म के इस आइडिया ने लोगों को कैप्टिवेट कर दिया। द थॉट कि एक स्टेट ऐसा हो सकता है, एक कंट्री ऐसी हो सकती है जहां पे जो लेबर है, जो शायद इकोनॉमिक स्ट्रेटा का सबसे लास्ट का पार्टिसिपेंट है, वो ये डिसाइड करता है कि कंट्री कैसे चलेगी। एंड दिस आइडिया कैप्टिवेटेड एवरीबडी। और ये भी आप समझिए कि एक साइकिल होता है, बेसिकली पावर का साइकिल होता है। जिनके पास पहले पावर होता है, इवेंचुअली उनके हाथ से पावर छिन जाता है। सो द रूलर्स आर रूल्ड, और जिनको पहले रूल किया जा रहा था, दे इवेंचुअली बिकम द रूलर्स। सो इस तरह का एक सत्ता पलट होता है जिसके बारे में सोशलिज्म सॉरी लोगों को मोटिवेट कर रहा था इसी सत्ता पलट को अंजाम देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि फैक्ट्रीज और बिजनेसेस और मशीनरीज, ये सारी चीजों को ओन कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई है बिजनेस में, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू ओन द बिजनेसेस। वेयर एज सोशलिज्म का ऐसा मानना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक व्यक्ति की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, स्टेट के द्वारा होना चाहिए। तो आप अगर बहुत सरल तरीके से इसको समझना चाहते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज में सब कुछ किसका है? गवर्नमेंट का है, यानी कि हम लोगों का है, सारे लोगों का है। कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इसको ओन नहीं करता है। इस वजह से शायद इंडियन रेलवेज सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर कर पाता है, सबसे कम कीमतों पे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करवा पाता है। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, हम तो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में और हमें तो नहीं लगा कि हमसे कम पैसे लिए गए। सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड टियर एसी और थर्ड टियर एसी जहां के फेयर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट इफ यू कंसिडर द फेयर ऑफ द स्लीपर क्लास और द सेकंड सीटिंग, वहां का, या जनरल बोगी की अगर अपने बात करें, तो बहुत ही कम फेयर में आपको बहुत लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करवाया जाता है। व्हाई? बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव का है ही नहीं, सर्विस मोटिव या वेलफेयर के लिए इसको चलाया जाता है। ठीक है, तो सोशलिज्म का ये कहना है कि भैया सब कुछ इंडियन रेलवे की तरह चले, टेलीविजन हो या टेलीकॉम हो या रेलवे हो, एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारी चीजें गवर्नमेंट ओन करे, किसी एक व्यक्ति के पास में उसका प्रॉफिट ना जाए। ठीक है, कंपनीज कैपिटलिज्म में ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उनका स्वार्थ प्रॉफिट का ही होता है, तो वो ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगर कोई रूट ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ट्रेन बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ ट्रेन चला के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को पैसेंजर नहीं मिलते हैं। और किसी दूसरे रूट पे ज्यादा लोग हैं, तो आप वहां पे 10 एक्स्ट्रा ट्रेन स्टार्ट कर देंगे। बट गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं करती। गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि भाई मुझे पूरे देश को जोड़ना है, अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुझे वहां पे ट्रेन चलानी पड़ेगी। बैंकिंग में भी अगर अपने इस एग्जाम्पल को देखें, एक प्राइवेट बैंक जो होगी वो चाहेगी कि उसकी ब्रांचेस हों अर्बन एरियाज में, सिटीज में, फाइनेंशियल कैपिटल्स में उसका ब्रांच हो, ताकि वहां पे सबसे ज्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक की अपने बात करेंगे, तो वो चाहती है कि मैं गांव भी जाऊं, छोटे से छोटी जगह पे पहुंचूं, ताकि वहां के लोगों में मैं सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट कर सकूं और उन लोगों को जो मेन स्ट्रीम फाइनेंस वर्ल्ड है उसके साथ जोड़ सकूं। ठीक है जी, इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब। तो कैपिटलिज्म में ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। इट्स नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे एंड इंश्योर करे, फैसिलिटेट करे कि बाकी सारे लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। लेकिन सोशलिज्म में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, वही बिजनेस कर रही है, वही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रख रही है, वही कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रही है। तो ये फर्क होता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या सर दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जिसे कि हम 100% कैपिटलिज्म वाला स्टेट कह सकते हैं या फिर 100% सोशलिज्म वाला स्टेट कह सकते हैं, तो आंसर है नो। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका 100% जीडीपी कैपिटलिज्म के चैनल से ही आता है, या फिर कोई कंट्री ऐसी भी नहीं है जिसका 100% जीडीपी सोशलिज्म के एंगल से आता है। बस हम ये देखते हैं कि जिस किसी भी इकोनॉमी में जिस तरफ का रुझान ज्यादा होता है, इफ देयर इज एन इकोनॉमी विच इज लीनिंग टू अ पर्टिकुलर साइड, यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम कैपिटलिज्म, तो हम उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह देते हैं। और अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की वजह से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसे हम सोशलिज्म कह देते हैं।
तो इन दैट सेंस अगर आपसे कैपिटलिस्ट लीनिंग वाले एग्जाम्पल पूछे जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जापान इज अ गुड एग्जाम्पल, एंड ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट लीनिंग वाली इकोनॉमीज की बात करी जाए तो ऑब्वियसली चाइना, वेनेजुएला आर गुड ऑप्शंस। नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा एबरेशन है, एबरेशन यानी कि वो थोड़ा नॉर्मल से अलग है, इट्स एन एक्सेप्शनल केस बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे आज भी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप फॉलो करी जा रही है। ठीक है जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 100% कहीं पे कैपिटलिज्म नहीं होता, 100% कहीं पे सोशलिज्म नहीं होता। इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में क्या हम कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं या सोशलिज्म फॉलो करते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर क्या फर्क हुआ? आपने अभी तो बताया कि कहीं पे भी 100% कैपिटलिज्म तो होता ही नहीं है, सब जगह मिक्स्ड ही होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर साइड में बहुत ज्यादा लीनिंग नहीं है, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है और शायद सोशलिस्ट कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है, तो उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमारे चाचा नेहरू जो थे रशिया के बहुत बड़े फैन थे, और उनको गलत कहना गलत होगा बिकॉज जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय रशिया वॉज अ सुपर पावर, और रशिया को फॉलो करना या रशिया के जैसे बनने का सोचना कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, एंड वो भी एक ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना जहां पे कैपिटलिज्म पे फोकस कम था और सोशलिज्म पे फोकस ज्यादा था। आज की डेट में ऑब्वियसली आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया और धीरे धीरे गवर्नमेंट्स जो हैं वो फ्री इकोनॉमी की तरफ या मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा जा रही हैं, तो अब हम कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि हम आज भी शायद मिक्स्ड इकोनॉमी तो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एयरटेल है तो बीएसएनएल भी है, हमारे यहाँ पे अगर स्टार, कलर्स, जी टीवी है तो दूरदर्शन भी है, बट स्टिल अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब हम एक ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गए हैं जो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा मूव कर रही है। चलिए, ये कुछ लोग हैं जिनका जो थिंकर्स हैं, जो लिखा करते थे और जिनसे बाकी लोग प्रेरित हुआ करते। तो एक व्यक्ति है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने ये कहा कि कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अमूल है बच्चों, अमूल में जो प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहा, इट इज डज नॉट बिलोंग टू एनी अंबानी, अडानी और टाटा और बिरला, बट क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग जो पशुपालन करते हैं और दुग्ध उत्पादन करते हैं, मिल्क डेयरी में जो इन्वॉल्व्ड हैं, उन लोगों से मिल्क कलेक्ट किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे सेल किया जाता है, और इवेंचुअली जो भी इस यूनियन के, इस कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं उनमें उस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। तो रॉबर्ट ओवन का ऐसा कहना था कि एक ऐसा कोऑपरेटिव बनाया जाए, उन्होंने नाम दिया उसका न्यू हार्मनी, एंड ही वांटेड टू मेक अ कोऑपरेटिव इन इंडियाना। इंडियाना में वो इस तरह के कोऑपरेटिव बनाना चाहते थे जहां पे कि सारी चीजें सब के द्वारा ओन करी जाएंगी और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो सब में बांट दिया जाएगा। लुई ब्लैंक इज अनदर पर्सन जिनका ही वेंट वन स्टेप फर्दर, एंड उन्होंने ऐसा बोला कि गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को रिप्लेस किया जाए, उनको बदला जाए और उनकी जगह पे एस्टैब्लिश किया जाए कोऑपरेटिव्स को। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई XYZ बिजनेसमैन का ये काम है जो कि इस तरह की चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे डिस्करेज किया जाए और गवर्नमेंट को उसके जवाब में कोऑपरेटिव फॉर्म करना चाहिए, और वो कोऑपरेटिव फिर उस बिजनेस को रन करे ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो, रादर देन वन पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, अब और बड़े नाम जो इसके साथ जुड़े उसमें एक है फ्रेडरिक एंगल्स जो कि जर्मन सोशलिस्ट थे, एंड द बिगेस्ट नेम प्रोबेबली इन द वर्ल्ड ऑफ सोशलिज्म कार्ल मार्क्स जो कि एक जर्मन सोशलिस्ट थे। कार्ल मार्क्स का नाम दुनिया की लगभग हर कंट्री के पॉलिटिकल फोरम्स में काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्री जो कि रशिया से काफी दूर है, वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने नाम के साथ मार्क्सिस्ट लिखती हैं। सो CPIM करके एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और वो अपने नाम के साथ ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट लिखती है कि हमारी सोच जो है वो मार्क्सवादी है, कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल से हम इत्तेफाक रखते हैं। वी बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड वी बिलीव दैट कैपिटलिज्म हैज टू गो अवे एंड सोशलिज्म इज द ओनली वे बाय व्हिच यू कैन मेक अ कंट्री ग्रेट। सैडली आज सोशलिज्म उतना पॉपुलर नहीं है, एंड इनफैक्ट इंडिया की भी अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट जो पार्टीज थी दे आर नॉट डूइंग ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम केरला और कोई स्टेट नहीं है जहां पे कि शायद एक बहुत ज्यादा उनके पास में मेजॉरिटी है और दे हैव अ
कमांडिंग स्टेक। बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वहां पे बहुत लंबे समय तक सीपीआईएम हैड वेस्ट बंगाल इन आयरन ग्रिप। वेस्ट बंगाल को वही लोग गवर्न करते थे। देयर इज अ नेम जेंटलमैन कॉल्ड ज्योति बसु। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल में 5 से 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे। बट देन इवेंचुअली आज बंगाल में भी ये चीजें बदल चुकी हैं। एंड आप सब जानते होंगे ममता दीदी, ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से बंगाल में अपनी हुकूमत चला रही है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स की क्या सोच थी, क्या कार्ल मार्क्स का कहना था। मार्क्स का ऐसा कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है अभी मौजूदा वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट हैं, और कैपिटलिस्ट लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है अपना प्रॉफिट बढ़ाना, और वो कभी भी वर्कर्स का भला नहीं सोच सकते। तो वर्कर्स अगर वाकई में चाहते हैं कि उनकी पोजीशन में, उनके स्टेटस में सुधार हो, they'll have to revolt against these capitalists, और उनको इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाके उनको अपना सही हक या फिर अधिकार मिल पाएगा। कार्ल मार्क्स का ऐसा भी मानना था कि आपको अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बच्चों शोषण, व्हेन समबडी इज यूजिंग यू फॉर देयर एडवांटेज, तो अगर वर्कर्स चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से उनको मुक्ति मिले, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, उस सिचुएशन से अगर वो if they want to come out, then they will have to form a radically socialist society. Radically again मैंने आपको बताया सबसे बहुत ही अलग सोच जब होती है तो उसे radical कहते हैं। तो radically socialist society जहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी ओन करती है, कोई एक इंडिविजुअल ओन नहीं करता। Now there's a very interesting statement by Karl Marx. Karl Marx का ऐसा कहना था कि a communist society was the natural society of the future. यानी कि Karl Marx believed that in the years to come, everywhere in the world there would only and only be communist or socialistic societies. However, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें, so there's hardly any country left in the world जो कि जहाँ पे कि कम्युनिज्म या सोशलिज्म ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट capitalism has in fact taken the world by storm, and almost every country in the world is increasingly moving towards capitalism. But this does not mean कि socialism बुरा है या socialism के elements नहीं होने चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं या for that matter किसी अमेरिका जैसे कंट्री की भी मैं अगर बात करता हूं, if they provide free health care, आज कनाडा अगर अपने लोगों को फ्री हेल्थ केयर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म ही तो है। अगर इंडिया में आरटीआई लाया जाता है, आरटीई लाया जाता है, सॉरी, राइट टू एजुकेशन लाया जाता है, विच गिव्स द राइट टू एवरी 6 to 14 ईयर ओल्ड टू स्टडी फॉर फ्री, और ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तुम कहीं पे भी हो, चाहे तुम्हारे पास फीस पे करने के पैसे हो या ना हो, इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें पढ़ाई की सुविधा दी जाए। तो ये सोशलिज्म के ही तो गुण हैं, विच बिलीव्स इन टेकिंग केयर ऑफ द पीपल, विच बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिंग अ वेरी लुब्रिकेटेड मशीनरी जो कि समाज के हर पहलू, हर वर्ग के लोगों की बारे में सोचे। अ कैपिटलिस्ट वुड नॉट बॉदर अबाउट बिल्डिंग अ हॉस्पिटल जो लोगों का फ्री में इलाज कर रहा है या बहुत कम पैसे लेके इलाज कर रहा है, और क्रिएटिंग अ स्कूल जो लोगों को बहुत कम पैसे लेके पढ़ा रही है। कैपिटलिस्ट वुड नेवर वांट टू डू दैट। बट अगर कैपिटलिस्ट कंट्रीज में भी ऐसी चीजों को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की सोच वहां पे आज भी जिंदा है, सोशलिज्म आज भी जिंदा है। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body जिसका नाम रखा गया था सेकेंड इंटरनेशनल। MCQ के लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉडी दैट वाज formed by the socialist in order to coordinate their efforts। तो उसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। हम बात कर रहे हैं हम ऑन हाइंडसाइट, जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारे लिए बताना आसान है कि देखो भाई सोशलिज्म बहुत कामयाब नहीं हुआ और कैपिटलिज्म ज्यादा कामयाब हुआ। बट अगर आप उस दौर में हैं, इफ यू आर इन दैट एज, इफ यू आर इन द 1870s, तो आपको सोशलिज्म से बहुत उम्मीदें थी, बहुत आपकी आशाएं इसके साथ जुड़ी हुई थी, एंड यू वर ऑफ द ओपिनियन कि सोशलिज्म ही सारी चीजें इवेंचुअली चेंज करेगा। तो इस तरह की ये लोग कॉन्फ्रेंसेस रखा करते थे, मीटिंग्स होल्ड किया करते थे, जहां पे ये लोग आपस में बात किया करते थे कि कैसे हम सोशलिज्म को और ज्यादा पॉपुलर बनाएं। एंड दे न्यू कि जितने ज्यादा लोग इसकी मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे, उतना ही इनका नेगोशिएशन या फिर बार्गेन का पावर
बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंगली अलग अलग कंट्रीज में पार्टीज बनने लगी। अगर आप ये इमेज को अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम है, ब्रिटेन का नाम है, जर्मनी का नाम है, जिन सारी कंट्रीज में लेबर पार्टीज या फिर सोशलिस्ट पार्टीज बन रही थी जो कि पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहती थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस। ये लोग अपनी एसोसिएशंस बनाने लगे, अपनी यूनियंस बनाने लगे, ताकि ये लोग अपनी वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ सकें। आप देखें, लोग कार्ल मार्क्स की फोटोग्राफ लेके आंदोलन में लगे हुए हैं, एंड दे बिलीव दैट कार्ल मार्क्स वाज देयर हीरो, और उनके प्रिंसिपल्स को मानते हुए दे वर विलिंग टू फाइट द government, they were willing to fight the system, and they wanted to change things for the better of their society. तो abolition of the wage system, workers of the world unite for socialism, इस तरह की मीटिंग्स और रैलीज और कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। जर्मनी में these associations worked closely with the Social Democratic Party SDP, Social Democratic Party SPD नाम इसका लिखते हैं because of the way it is spelled in German. However, English में हमने इसका नाम Social Democratic Party रखा है, and helped it win parliamentary सीट्स। तो आज इंडिया में भी तो है ना बच्चों, अलग अलग तरह की पार्टी है, अलग अलग पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट्री सीट्स जीतती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो लोग सत्ता में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर अपने बात करें कि रूलिंग पार्टी कौन है, तो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, बट डज दैट मीन कि कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती, या आम आदमी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, या टीएमसी ने कोई सीट नहीं जीती, या एआईडीएमके ने कोई सीट नहीं जीती? आंसर इज नो। तो ऐसा ही कुछ इन सोशलिस्ट पार्टीज के साथ भी हो रहा था, ये धीरे धीरे सीट्स जीत रहे थे। अभी तक कमांडिंग पोजीशन इनकी नहीं आई थी, यानी कि शायद मिनिस्टर्स इनके नहीं बन रहे थे, बट स्टिल दे वेर स्लोली एंड स्लोली मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट। ये अपना प्रेजेंस जो था उसको रजिस्टर करवा रहे थे। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट्स फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो आप देखिए किस तरीके से जर्मनी में ये मूवमेंट फैल रहा है, ब्रिटेन में फैल रहा है, फ्रांस में फैल रहा है, सारी जगह पे लेबर पार्टीज बन रही हैं। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. तो आपने देखा कि 1870 से ये सारा मूवमेंट चल रहा था, बट इट टुक देम नियरली 40-45 years जब जाके ये लोग एक्चुअली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशंस में आने लगे। तो 1914 में पहली बार ये जो सोशलिस्ट institutions says that they started forming a government of their own, represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to be in the hands of conservative liberals and radicals. यानी कि बता रहे हैं कि although they had made their presence felt, पार्लियामेंट की कुछ सीटें जीत चुके थे, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में इनके पास बोलने का अधिकार था, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने का अधिकार था, बट स्टिल पावर पोजीशन इनके पास में बहुत ज्यादा नहीं आई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जस्ट अ ट्रिविया, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी थी, दैट वाज इनफैक्ट द फर्स्ट पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई सोशलिज्म के तहत। हालांकि ये चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस से काफी बाहर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, पेरिस में दोबारा एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को वापस से विश्वास दिया, जिसने लोगों को वापस से इंस्पायर किया। टाउन काउंसिल, या फिर इसे पेरिस कम्यून कहा जाता है इस इंसिडेंट को। तो टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वाज टेकन ओवर बाय द पीपल्स गवर्नमेंट, यानी कि जो वर्कर्स थे, जो साधारण लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सारे लोगों ने जो टाउन हॉल वाला इलाका था, टाउन काउंसिल का इलाका था, वहां पे आके उन्होंने अपना डेरा जमा लिया और कहा कि अब हम गवर्नमेंट को हटा रहे हैं और हम खुद ही ये सब कुछ मैनेज करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक चार्ज। ऑब्वियसली इस अपराइजिंग को कंट्रोल कर लिया गया और उन लोगों को वहां से हटा दिया गया, गवर्नमेंट ट्रूप्स आ गए, सोल्जर्स आ गए, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। एंड दिस आंदोलन वाज क्रश्ड, बट स्टिल लोगों को इसने एक होप दी, लोगों को इसने एक मैसेज दिया कि इफ वी कुड डू दैट, दैट डे इज नॉट फार, जब हम एक्चुअली अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और हम एक्चुअली कंट्री को रन करेंगे। सो पेरिस कम्यून इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर माइलस्टोन बिकॉज इट गेव an opportunity to the socialist revolution all around the world, a reason to celebrate. उन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, ये हमारी एक जीत हुई है और हमें अपने efforts को और तेज करना चाहिए, and eventually one day we would actually be at the center of power और हम लोग सारे decisions ले रहे होंगे।
आइए अब हम बात करते हैं कि रशिया की सोसाइटी जो थी उसमें किस तरीके से किसके पास पावर था, कैसा सिचुएशन था। तो रशियन सोसाइटी का इंचार्ज जो था वो जार या जार था, CZAR या TSAR। एंड सबसे ज्यादा लोग किस कैटेगरी को बिलोंग करते थे, ऑब्वियसली पेजेंट्स थे सारे लोग मैक्सिमम, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे आगे भी, हम ये चीज पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में या फ्रांस में शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी जल्दी आ गया, वेयर एज रशिया में बहुत लंबे समय तक लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे, पेजेंट्स ही थे, एंड वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी लेट आया। ठीक है, अब कौन सा सोसाइटी का वो हिस्सा है विच इज गोइंग टू बी ओवरथ्रोन, जिसके हाथ से पावर छिन जाएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास में पावर था, इनके हाथ से पावर छिन जाएगा और किसके पास आ जाएगा, जो एक्चुअल वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट द पावर। ठीक है जी, बात समझ में आपको आ गई। मिडिल क्लास एक वर्ड है जो हम सबने आम बोलचाल की भाषा में भी काफी बार सुना है। व्हाट डज एग्जैक्टली अ मिडिल क्लास वर्ड, ये कैसे आया? तो आप समझिए कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। नाउ थर्ड स्टेट historically was poor, it did not have a lot of rights, it did not have a lot of access to education। बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उनके पास में पैसे आए, धीरे धीरे उनके पास में एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा, कुछ डॉक्टर्स बन गए, कुछ लॉयर्स बन गए, पढ़ने लगे, अवेयर हो गए, और बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने धीरे धीरे अपना थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी अचीव की। तो अब ये ना तो थर्ड स्टेट के बाकी लोगों की तरह गरीब और हेल्पलेस थे, बट ना ही ये सेकंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट के लोगों की तरह प्रिविलेज्ड थे, तो ये बीच में आ गए थे, इसीलिए मिडिल क्लास वर्ड आया, जो हम आज भी यूज करते हैं वर्ल्ड ओवर। ठीक है, जार निकोलस II, जिनके हाथ में रोमानोव डायनेस्टी की बागडोर थी, रोमानोव डायनेस्टी जिसने रशिया के ऊपर लगभग 300 साल राज किया, एंड दे हैड अ ह्यूज टेरिटरी, इनके कंट्रोल में बहुत बड़ा हिस्सा था। आज की कजाकिस्तान और तजिकिस्तान और अजरबैजान, ये सारा जो एरिया था वो कहीं ना कहीं रशिया के हाथ में था। चलिए, रशिया में जो लोग थे, मेजर रिलीजन वहां पे ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है मॉडर्न का बिल्कुल उल्टा, जो ट्रेडिशनल होते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तो क्रिश्चियनिटी में भी सेक्ट हैं, जैसे आपने बुद्धिज्म में पढ़ा महायान, हीनयान, या जैनिज्म में आपने पढ़ा श्वेतांबर और दिगंबर, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी ऑल्सो हैज सेक्ट्स लाइक कैथलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्ट करके जिन्होंने अपना नया सेक्ट बनाया उन्हें कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। मुस्लिम्स भी थे, एंड वील सी कि मुस्लिम्स डिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज व्हेन लेनिन was trying to spread his revolution, he did get a lot of support from the modern Muslims, जो अपने इस्लाम को रिवाइव करना चाहते थे। They also wanted कि हम लोग भी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जुड़े, साइंस एंड एडवांसमेंट के साथ जुड़े। उन लोगों का लेनिन को काफी सपोर्ट मिला। चलिए, about 85% of the Russian Empire's पॉपुलेशन जो थी वो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। फ्रांस और जर्मनी में ये फिगर्स काफी लो थे, 40 and 50% थे, यानी कि वहां पे लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपना लिया था, मैन्युफैक्चरिंग के काम में एंगेज हो गए थे। बट रशिया में ये सारी चीजें काफी लेट हुई। तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है, इस कॉन्ट्रास्ट को याद रखना है। ट्रू फॉल्स में अगर ऐसी चीज पूछी जाए तो आपको इसे संभालना है। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे रशिया में वो था सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को ऑब्वियसली। तो वहां पे फैक्ट्रीज धीरे धीरे बनने लगी, क्राफ्ट्समैन जो थे वो भी काम कर रहे थे, लार्ज फैक्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हो रही थी। और ये लार्ज फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिश होने की वजह से बहुत सारे लोगों का अर्बनाइजेशन हो रहा था, यानी कि नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे, नए एरियाज एस्टैब्लिश हो रहे थे, और बहुत सारे लोग अपने गांव छोड़ छोड़ के आ रहे थे और वहां पे सेटअप अपना कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से रशिया का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेंज हो रहा था। रशियन रेलवे का जो नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मदद मिली। कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन ओर एंड स्टील का प्रोडक्शन जो था वो क्वाड्रुपल हो गया। क्वाड्रुपल का मतलब होता है बच्चों 4 गुना होना। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना होना। 4 टाइम्स इंक्रीज को हम कहते हैं
quadruple. Some workers were connected to their villages, others had permanently settled in the cities. यानी कि जैसा आप इंडिया में भी देखते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जो शायद राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, बिहार से ट्रैवल करते हैं और बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगहों पे काम करते हैं, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड टू देयर विलेजेस. मेनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स आर स्टिल स्टेइंग इन विलेजेस, और वो शायद हार्वेस्ट के टाइम पे गांव चले जाते हैं और वहाँ पे खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते हैं, अपनी सारी शादियां, अपने सारे फंक्शंस गांव में करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नेटिव प्लेस को छोड़ दिया है और वो परमानेंटली मुंबई या कैलकाटा या दिल्ली में सेटल हो गए हैं. चलिए, मोस्ट फैक्ट्रीज वेर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज, हमने ये बात करी थी. गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस इंश्योर करने के लिए, लिमिटेड वर्किंग आवर्स को इंश्योर करने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स तो बनाए थे, बट ये इंस्पेक्शंस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जिसका सबूत ये है कि भाई क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप्स में तो लेबर से 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा था, और इनफैक्ट जो लार्ज फैक्ट्रीज भी थी वो भी कम से कम 10-12 घंटे लेबर से काम करवा रही थी. अगेन ये सारी बातें को प्रोसेस करना है और आपको समझना है कि क्यों लेबर इतना नाराज हुआ, क्यों लेबर इतना गुस्सा हुआ, एंड कैसे वो इन चीजों को बदलने का काम करता है. ठीक है, मेटल वर्कर्स, इनफैक्ट अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपने अंदर में भी क्लासेस बनाई हुई थी कि मैं हाई क्लास वर्कर हूं, तुम लो क्लास वर्कर हो. जैसे कि मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर एज देयर क्राफ्ट रिक्वायर्ड ग्रेटर स्किल एंड ट्रेनिंग. यानी कि बाकी सारी दुनिया आपके साथ भेदभाव कर रही है कि तुम वर्कर हो, हम फर्स्ट स्टेट में आते हैं, सेकंड स्टेट में आते हैं, और वर्कर्स आपस में भी भेदभाव कर रहे हैं कि भाई मैं मेटल का वर्कर हूं तो मैं ज्यादा स्किल्ड काम कर रहा हूं. तो इस तरह की चीजें उस समय देखने को मिलती थी. डॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, डॉर्मेटरी में वो लोग रहा करते थे. विमेन जो हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी उठाई. विमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914. ना आपको ये पता होना चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट इज आल्सो वर्ल्ड वॉर 1913 में स्टार्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से मेन वेर फाइटिंग, तो कहीं ना कहीं विमेन हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दी हाउस होल्ड, तो वो लोग भी, और 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर जो थे वो विमेन थे. और इनके साथ भी कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा था, बिकॉज दे वर पेड हाफ या फिर 3/4 यानी कि 50% टू 75% ऑफ अ मैन्स वेज, यानी कि उनको कम पैसे दिए जा रहे थे और उनसे उतना ही काम करवाया जा रहा था. डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, यानी कि जो वर्कर्स थे उनके पहनावे में भी ये पता चलता था कि उनके अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज है. कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने एसोसिएशंस बना ली थी. सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आप ने भी अपने आसपास देखा होगा कि भाई टैक्सी ड्राइवर्स की एक यूनियन है, या ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों ने एक यूनियन बना ली है, या मोबाइल फोन सेलर्स की अपनी एक यूनियन बनी हुई है. तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कुछ यूनियंस बनाई हुई थी, और जो लोग मदद करते थे उन लोगों की, जो लोग की जिनकी जॉब्स चली गई हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे. और यूं तो उनके अंदर काफी डिविजन्स थे, वो एक दूसरे को छोटा बड़ा और क्लासिज्म के शिकार थे, बट देन जब भी जरूरत पड़ती थी, जब भी वर्कर्स के हित या इंटरेस्ट खतरे में होते थे, तो ये लोग यूनाइट भी हो जाते थे. हम आगे पढ़ेंगे कैसे कि पुटिलॉव आयरन वर्क्स में जब 4 लोगों को निकाल दिया गया, तो किस तरीके से पूरी कंट्री के वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे बैठ गए. आपने अगर मेरा प्री क्लास वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली आपको ये बात याद होगी. Strikes took place frequently in the textile industry during 1896 and 97, and in the metal industry during 1900. तो आपने देखा कि, और ये स्ट्राइक करने के लिए तो जरूरी है ना बच्चों की लोगों में यूनिटी हो. अगर एक वर्कर स्ट्राइक करेगा या एक वर्कर अपनी हितों के लिए आवाज उठाएगा तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सो इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट. और ये स्ट्राइक्स अगर हो रहे थे, दिस इज एविडेंस इनफ कि लोगों में यूनिटी थी. Peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the church owned large properties. यानी कि लैंडलेस जो किसान थे वो मेहनत किया करते थे खेतों में, लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन ले जाता था? जो क्लर्जी था, जो नोबिलिटी थे, और इन लोगों को सारा बेनिफिट मिल रहा था. तो अब हम दो अलग अलग वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करने वाले. एक वर्कर्स थे, हमने देखा कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, उनको किस चीजों से ज्यादा शिकायत थी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द अदर सेक्शन. ऑफ द सोसाइटी विच इज द पेजेंट. तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी? तो पेजेंट्स जो थे वो
डीपली रिलीजियस थे। अब डीपली रिलीजियस होने का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे इम्पैक्ट ये है कि वो शायद क्लर्जी की बातों में बड़ी आसानी से आ जाएंगे, और क्लर्जी अगर उनको बोलेगा कि भाई राजा जी जो होते हैं वो XYZ होते हैं, तो वो शायद मान लेंगे। In 1902, in South Russia, they refused to pay rent and murdered landlords. In 1905, this happened all over. क्या बता रहे हैं कि वो डीपली रिलीजियस तो थे, लेकिन एट द सेम टाइम उनके मन में नोबिलिटी के लिए नेचुरल रिस्पेक्ट नहीं थी। उनके मन में नोबिलिटी के लिए नेचुरल रिस्पेक्ट नहीं थी। चर्च के कहने पे, क्लर्जी के कहने पे वो अपने अत्याचार तो सहे जा रहे थे शायद बहुत लंबे समय तक, बट स्टिल दे हैड नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन और रिस्पेक्ट। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि भाई नेपोलियन जो था उसने डेमोक्रेसी को खत्म किया, मोनार्की को वापस लेके आया, बट स्टिल लोग खुश थे जब नेपोलियन आया, क्योंकि वो बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे लेके आया जिससे लोगों का बेनिफिट हो रहा था। बट ऐसा रशिया में नहीं था। नोबिलिटी के प्रति इनके मन में कोई अफेक्शन नहीं था, और जिस वजह से जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो 1902 में दे रिफ्यूज टू पे रेंट, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने मर्डर कर दिया पेजेंट्स ने। 1905 में ये ऑल ओवर रशिया होने लगा। 1902 में ये साउथ रशिया में हुआ था। Russian peasants were different from Europeans. They often pooled their land and their commune यानी कि मीर distributed their produce according to their needs. Now ये एक बहुत important point है, ये पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं जोड़ता है कि कैसे इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का रशिया में ही क्यों फैला, एंड व्हाई वाज इट पॉसिबल फॉर रशिया टू एक्सटेंड दिस आइडिया। तो कहीं ना कहीं रशिया के बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे बच्चों जहां पे शायद हिस्टोरिकली सोशलिज्म फॉलो किया जा रहा था। किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था कि किसानों के खुद की जमीन नहीं होती थी। मान लीजिए कि एक विलेज है, उस विलेज की मीर वर्ड यूज किया जाता था कम्यून के लिए। मान लो पंचायत है और वो डिसाइड करती है कि भाई ये जमीन पे कौन खेती करेगा, इस जमीन पे कौन खेती करेगा, एंड इवेंचुअली फैमिली के साइज के अनुसार, मेंबर्स की स्ट्रेंथ के अनुसार जो भी प्रोड्यूस होता था टोटल, उसको पूरे गांव के लोगों में बांट दिया जाता था। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल पे वो सोशलिज्म ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसीलिए शायद मासेस के लिए सोशलिज्म के आइडिया को समझना और उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रशिया। रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी 1914 तक, बट दैट डज नॉट मीन कि काम नहीं हो रहा था, बिकॉज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी। आपने देखा कि सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बन गई थी। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपने कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव कर रहे थे वो लीगल थोड़ी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उन्हें ऑब्वियसली इलीगल डिक्लेयर किया था, बट दैट डज नॉट मीन कि वो मीटिंग नहीं करते थे, वो डिसीजंस नहीं लेते थे, वो अपनी कॉन्फ्रेंसेज में फैसले नहीं लिया करते थे। ये सारी चीजें ऑब्वियसली हो रही थी, अंडरग्राउंड तरीके से हो रही थी। सिमिलरली रशिया में भी पॉलिटिकल मूवमेंट अंडरग्राउंड तरीके से चल रहा था, और ये लोग धीरे धीरे डिवाइसेस इजाद कर रहे थे कि किस तरीके से वी हैव टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वर्कर्स के पास और पेजेंट्स के पास ज्यादा पावर आए। Some Russian socialist felt that the Russian custom, जो मैं अभी अपन ने बात करी कि जमीन किसी एक व्यक्ति की फिक्स्ड होती नहीं थी, समय समय पे जो मीर था वो जमीन को X से हटा के Y को दे देता था, Y को हटा के Z को दे देता था, और डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो टोटल प्रोड्यूस होता था उसे बांट दिया जाता था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने सोशलिज्म का एक टेस्ट लिया हुआ था। इस वजह से शायद सोशलिज्म का प्रचार रशिया में आसानी से हो पाया। सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों रूरल एरिया। कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th century they formed the socialist revolution party in 1900. this party struggled for peasants right. तो आपने देखा एक पार्टी थी जो वर्कर्स के राइट के लिए लड़ रही थी, जो वर्कर्स को मानती थी कि वो सबसे ज्यादा पीड़ा में, और दूसरी तरफ एक पार्टी थी जो पेजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। तो दोनों पार्टीज जो दो कमजोर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनके हितों के लिए लड़ रही थी। इवेंचुअली ये मेन फ्रेम में आएंगे एंड देन लेनिन की बात हम करेंगे। लेनिन हालांकि ये मानते थे कि पेजेंट्स को एक्चुअली इस मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये मूवमेंट एक्चुअली वर्कर्स का ही होना चाहिए। द रीजन व्हाई लेनिन बिलीव्ड दिस इज, लेनिन का ऐसा मानना था कि वर्कर्स एज अ कम्युनिटी कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। वो सारे लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, सारे लोगों को कम पैसे मिल रहे हैं, सारे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही कमजोर है, दे डू नॉट एंजॉय एनी बेनिफिट। वेयर एज पेजेंट्स में मल्टीपल
कैटेगरीज हुआ करती थी। कुछ लैंड ओनर्स थे जो वेल्दी भी थे, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी। ऑन द अदर हैंड कुछ थे जो जेन्युइनली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसीलिए लेनिन का ऐसा मानना था कि पेजेंट को एक सिंगल एंटिटी कंसिडर नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इनका रुझान जो था वो वर्कर्स के लिए लड़ने की तरफ ज्यादा था। ही वॉज द फर्स्ट प्रीमियर एंड फाउंडर ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर बनाया गया, जहां पे कि रशिया के आसपास के बहुत सारे एरियाज को रशिया ने अपने अंदर इंक्लूड किया और उनको बोला कि हम सब सोशलिज्म के अनुसार काम करेंगे, यू वुड गेट राइट्स टू रन योर टेरिटरीज बट लेट्स बिकम स्ट्रोंगर, हम सारे लोग साथ में रहेंगे तो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी सोच इनकी भी थी। इनको आर्किटेक्ट माना जाता है रशिया के 1917 बोल्शविक रेवोल्यूशन का। मेंशविक और बोल्शविक दो सेक्शंस थे पॉलिटिकल पार्टी में, एक माइनॉरिटी था एक मेजॉरिटी था, और इवेंचुअली ऑब्वियसली बोल्शविक की जीत हुई एंड बोल्शविक जो फ्रैक्शन था पॉलिटिकल पार्टी का, दे स्टार्टेड रनिंग द पार्टी, दे स्टार्टेड रनिंग द कंट्री, और उनके लीडर थे लेनिन। ठीक है। After surviving an attempted assassination in 1918, he waged the Red Terror through the Cheka. चीका बोल्शेविक पार्टी की सीक्रेट पुलिस थी, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे रॉ होता है रिसर्च एनालिसिस विंग, उसी तरीके से यूएस में सीआईए होता है, वैसे ही इस पॉलिटिकल पार्टी की भी एक सीक्रेट पुलिस थी जिसका नाम था चीका। इसके थ्रू उन्होंने रेड टेरर को अंजाम दिया। रेड बिकॉज आपने देखा कि कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो भी फ्लैग्स थे वहाँ पे रेड कलर यूज किया जाता है। इंडिया में भी जो लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग नक्सलवादी जिन्हें कहा जाता है, वो भी कहते हैं लाल सलाम। सो रेड इज द कलर फॉर रिवोल्यूशन, रिवोल्ट। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव अहेड। सो पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ बोल्शेविक ग्रुप था, एक तरफ मेंशेविक ग्रुप था। मेंशेविक ग्रुप जो था उनका ऐसा मानना था कि भैया वी शुड नॉट मेक दिस पार्टी एन एक्सक्लूसिव यूनिट, यहाँ पे जो भी आना चाहे जुड़े, पेजेंट्स आ रहे हैं तो पेजेंट्स भी जुड़े, वर्कर्स आ रहे हैं वर्कर्स भी जुड़े, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा हम लोग पावरफुल हो पाएंगे। ऑन द अदर हैंड बोल्शेविक ग्रुप का ऐसा मानना था कि ये एक बहुत बड़ी जंग है, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ sacrifice, so the party should only include people who are really willing to put in that effort, who are really willing to sacrifice, rather than making it a क्लब जहां पे कोई भी आ सकता है। सो इस तरीके से बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ते चले गए, और जैसे जैसे लेनिन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे ऑब्वियसली बोल्शेविक का पावर भी बढ़ता चला गया। रशिया 1905 तक एक ऑटोक्रेसी थी, यानी कि सिर्फ राजा के पास में ही सारा पावर था। उनके ऊपर ना कोई पार्लियामेंट था, ना उनके ऊपर में कोई उनको कंट्रोल करने वाला था, ना उनके पावर को कोई रेस्ट्रिक्ट या चेक करने वाला था। वही जज थे, वही रूलर थे, तो जो भी उन्होंने कर दिया वो बिल्कुल सही था। तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और कहा कि भैया एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकता राजा का, देयर हैज टू बी समवन जो राजा को भी कंट्रोल करे, और राजा भी अगर कुछ गलत करे तो उससे उसके सवाल जवाब पूछे जाए, अकाउंटेबिलिटी हो। तो टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज दे वर्कड विद पेजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। राजा के ऊपर इंक्रीजिंगली प्रेशर बढ़ता चला गया, दबाव बनाया गया कि राजा एक पार्लियामेंट बनाए, जिसका नाम आप लोगों को पता है डूमा कहते हैं जिसे। सो दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर, ये जो पूरी एम्पायर थी जिसमें कि ऑब्वियसली जो मैं आपको बता रहा था कि लेनिन को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में ना जेडिडिस्ट लोग थे जो कि मॉडर्न डे इस्लाम को प्रमोट करना चाहते थे। दे वांटेड टू स्टडी साइंस एंड लिटरेचर एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें पढ़ना चाहते थे, और ये चाहते थे कि इस्लाम को एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन की जगह एक मॉडर्न रिलीजन की तरह कंसिडर किया जाए। इन लोगों का भी सपोर्ट लेनिन को मिला, बिकॉज दे ऑल्सो वेर विलिंग टू गेट रिड ऑफ द मोनार्क। मोनार्क जाएंगे तो सबका फायदा होगा, ऐसी सोच इनकी भी थी। द ईयर 1904 वाज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो तो देखो, जब भी बड़ा रेवोल्यूशन होता है उससे पहले कुछ इसी तरह की चीजें होती है। हार्वेस्ट बिगड़ जाता है, लोग भूखे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और जब आदमी भूखा हो जाता है, जब वो अपने परिवार को रोटी नहीं दे पा रहा होता है ना, तो वो फिर किसी भी
स्टेप को लेने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी तरह के रिवोल्ट में शामिल हो, तो उसे पता है कि मरना तो ऐसे ही है, इससे अच्छा लड़ के मरें, कुछ बदल के मरें। So the membership of workers association rose dramatically when 4 members of the assembly of Russian workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. This is the same incident जिसको अपन ने प्री क्लास वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जब इनकी जॉब्स गई तो इन्होंने फादर गेपन के साथ एक मार्च निकाला। दे वेंट टू मीट द एम्परर। दे हैड, फादर गेपन को ऐसा लगता था कि नहीं भाई, एम्परर तो बुरा नहीं है, निकोलस इज नॉट बैड, ये तो उन तक सारी बातें पहुंचती नहीं हैं, हम जाएंगे, हम पिटिशन करेंगे, हम कहेंगे कि भैया वर्किंग आवर्स कम कर दिया जाए, जापान के साथ वॉर खत्म किया जाए, XYZ उनकी कुछ डिमांड्स थी, बट इवेंचुअली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और आपको पता है कि फायरिंग कर दी गई उनके ऊपर में, जिसने इस रेवोल्यूशन को और ज्यादा violent कर दिया। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 Revolution. चलिए, स्ट्राइक्स, अब ये इंसिडेंट के बाद में ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक्स होने लग गई, सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी, लाखों वर्कर्स एक साथ फैक्ट्रियों से बाहर आ गए एंड द एंटायर इकोनॉमी केम टू अ स्टैंड स्टिल। हमने बात करी थी कि कुछ कुछ वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई थी और इन्हीं एसोसिएशंस ने एक महा एसोसिएशन बनाया। लॉयर्स की जो एसोसिएशन थी, डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन थी, मिडिल क्लास वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी, इन सब की एसोसिएशंस ने मिलके एक यूनियन ऑफ यूनियन बनाया। एक यूनियन ऑफ यूनियन, यानी कि उस यूनियन के मेंबर्स बाकी सारी यूनियंस हैं एंड इन्होंने डिमांड किया कि भैया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा। जब इतना ज्यादा दबाव पड़ा जार के ऊपर तो जार ने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, नेम सेक के लिए उन्होंने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जिसको रशिया में डूमा कहते हैं। हाउएवर जार मतलब एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था जो 300 सालों से रशिया के ऊपर राज कर रही थी, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट यूज्ड टू टेकिंग सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस। तो उनका कोई इच्छा था नहीं कि इस डूमा को कोई एक्चुअल पावर दिया जाए। जार ने फर्स्ट डूमा को बहुत जल्दी 75 दिन के अंदर ही डिसमिस कर दिया। दूसरा नया डूमा इलेक्ट किया गया 3 महीने के अंदर, और वो इनको भी कोई पावर खास देना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने वोटिंग लॉज को चेंज किया एंड इवेंचुअली डूमा में सारे अपने ही अपलम चपलम को भर लिया, सारे ऐसे लोगों को भर लिया जो राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। तो एक्चुअली इस डूमा को बनाने के लिए जितना संघर्ष हुआ था, जितनी लड़ाइयां हुई थी, उसका कोई रियल बेनिफिट आ नहीं पाया because the king had manipulated the laws and ensured कि सारे वही लोग डूमा में आ जाएं जो उसकी बात सुनते हैं। 1914 war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, जिनको सेंट्रल पावर्स कहा जाता है, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो अलाइड पावर्स थे, ये लोग लड़ने लगे और इस वॉर में कहीं ना कहीं रशिया का भी पार्टिसिपेशन हुआ। मार्च 2 1970 तो जो प्रोविजनल कमेटी थी, जो प्रोविजनल कमेटी यानी कि राजा को हटाने के बाद में जिन लोगों ने प्रोविजनल तौर पे, टेम्पररी तौर पे देश को चलाने की जिम्मेदारी उठाई थी, उन्होंने अपने आप को प्रोविजनल गवर्नमेंट नाम दे दिया विद प्रिंस लोव एज द प्राइम मिनिस्टर। फोटोग्राफ को देखिए, व्यक्ति को देख के आदमी को डर लग जाए। दे assumed responsibility for governing Russia until the formal constituent assembly could take place. These elections were planned for November. Now अब क्या हुआ कि राजा के खिलाफ आवाज उठाई गई। इवेंचुअली राजा, रानी, उनके सारे बच्चों को मार दिया गया और ये प्रोविजनल कमेटी जो थी वो देश को चला रही थी। ये प्रोविजनल कमेटी ने अपने आप को प्रोविजनल गवर्नमेंट मान लिया। ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे अभी, क्योंकि दे वांटेड मोर टाइम कि उनको थोड़ा समय मिलेगा तो ये लोग धीरे धीरे लोगों को अपने फेवर में कर पाएंगे, क्योंकि आज अगर इलेक्शन करवाते हैं तो शायद लोग इनको वोट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दे वांटेड टू स्टॉल अ लिटिल, थोड़ा समय और बिताना चाहते थे ताकि धीरे धीरे दे आर एबल टू विन पॉपुलैरिटी, लोगों के फेवरेट बन जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाना चाहते थे। द प्रोविजनल गवर्नमेंट कुड ओनली सर्वाइव on loans and war credit from its wartime allies. This meant they were locked into the war. अब बात क्या हो रही है कि जनता जो थी वो तो पहले से ही जापान के साथ होने वाले युद्ध से ही परेशान थी, और अब वर्ल्ड वॉर में जब रशिया पार्टिसिपेट करने लगा तो पीपल वेर अनहैप्पी. दे डिड नॉट रियली वांट अनदर वॉर टू हैपन एंड रशिया टू पार्टिसिपेट इन इट.
बट अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो तो चल ही रही थी दुनिया के पावर्स के इशारे पे, जिन्होंने उनको लोन दे रखा था, जिन्होंने उनको ये कह रहा था कि तुम्हें वॉर में हम जो कह रहे हैं वो करना है, इसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो रशिया की जो पोजीशन थी वो बहुत ग्रेट नहीं थी 1917 में, दे वे पुअर, और अगर वो किसी भी तरीके से जर्मनी के साथ बहसबाजी करते तो शायद दे वुड हैव हैड टू लूज देयर टेरिटरी, या फिर रिसोर्स का लॉस उनको उठाना पड़ता। तो इस वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज लॉक्ड इन इट्स डिसीजन ऑफ सपोर्टिंग द वॉर, और जनता उसके खिलाफ थी। तो ऑब्वियसली प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा तो ऐसा था कि समय के साथ साथ हम लोग ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बट एक्चुअली हो ऐसा रहा था कि धीरे धीरे उनका सपोर्ट कम हो रहा था। Many village communes had been seizing land from their owners since February, and this was not totally opposed by the provisional government. तो ये दो बहुत मेजर इश्यूज थे जिनकी वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ। एक तो वो वॉर से बाहर नहीं आ पाए, और दूसरा जो कंट्री के अंदर लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो कम्यून्स जो थी वो लैंडलॉर्ड से जमीनें ले रही थी, उसके खिलाफ भी प्रोविजनल गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पा रही थी। एक्चुअली द प्रोसेस वाज कि द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज सपोज्ड टू redistribute the land according to some reasonable basis, लेकिन अभी इतना सारा काम करने का उनके पास समय नहीं था, वो वॉर में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो लोग अपने हाथ में कानून ले रहे थे और अपनी मनमर्जी कर रहे थे, और प्रोविजनल गवर्नमेंट की खामोशी की वजह से भी लोग उससे नाराज हो रहे थे। डिसाइडेड टू डिले द रिजॉल्विंग ऑफ द इशू after the constituent assembly was elected, and in the meantime peasants continued to seize land। तो peasants जो थे, हमने देखा कि किस तरीके से वो लैंडलॉर्ड्स को मार रहे थे, रेंट नहीं पे कर रहे थे, तो इस तरह का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। Vladimir Lenin was in Switzerland during the February Revolution. He negotiated with the German government and was able to gain safe passage back to Russia in a sealed train। अब सवाल ये कि जर्मनी क्यों तुम्हारे लिए इतना काम कर रही है? वाई इज जर्मनी हेल्पिंग यू कि तुम सेफ्टी के साथ जाओ और आसानी से पहुंच पाओ अपनी कंट्री? ऑब्वियसली इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो व्लादिमीर लेनिन को क्योंकि जर्मनी का सपोर्ट मिला, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली व्लादिमीर लेनिन ने भी ही गेव बैक टू जर्मनी इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग अ साइनिंग अ ट्रीटी, और पीस ट्रीटी को उन्होंने साइन किया। इट वाज इन जर्मनीज इंटरेस्ट टू हैव रेवोल्यूशनरीज ऑफ रशिया such as Lenin who were opposed to the war। तो जर्मनी इनको सपोर्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि इनको ऐसा था कि इनको हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इवेंचुअली ज्यादा पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो फिर वॉर से ये निकल जाएंगे इजीली। ही विल बैक आउट ऑफ द वॉर, एंड रशिया के बैकआउट होने की वजह से जर्मनी की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। व्लादिमीर लेनिन का नारा बना पीस, लैंड एंड ब्रेड, ऑल पावर टू द सोवियत। यानी कि एक तो मैं वॉर खत्म कर दूंगा, दूसरा जिनको जो लैंड मिलनी चाहिए उस लैंड को इंश्योर करूंगा कि लोगों को मिले, और हर व्यक्ति को खाना मिले, रोटी मिले, किसी को भूखा ना सोना पड़े, किसी को इन्फ्लेशन की वजह से परेशानी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी ना हो। आई विल टेक केयर ऑफ दैट। अब ऑब्वियसली जब भूखे लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, वो इस तरह के नारे में अपने बदलती किस्मत ढूंढते हैं, एंड दिस स्लोगन बिकेम पॉपुलर। लेनिन कॉल्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री बुर्जुआ। बुर्जुआ एक वर्ड है बच्चों, बुर्जुआ वर्ड का मतलब होता है कहीं ना, आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज इन विच दिस वर्ड इज यूज्ड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बुर्जुआ का मतलब हो गया जो लोग करप्ट हो गए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से मतलब है। वेल टू डू लोग हैं, वो एक्चुअल लोगों की परेशानी भी नहीं समझते, दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द रियल पेन ऑफ अ वर्कर और अ पेजेंट, एंड ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड कि मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम। लेनिन रोट अ बुक कॉल्ड द अप्रैल थीसिस, जिसमें उसने अपनी इन सारे डिमांड्स के बारे में और बात करी। धीरे धीरे लेनिन की ओरेटरी स्किल्स कहें या फिर लोगों के अंदर फैलता हुआ फ्रस्ट्रेशन कहें, कि लेनिन started becoming popular, and in fact Bolshevik faction became the controlling party। On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। seizure का मतलब क्या होता है? सीज कर लेंगे हम पावर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही है हम उनके हाथ से पावर छीन लेंगे
और पावर अपने पास ले लेंगे। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky. लियोन ट्रॉट्स्की की फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं मैं साथ में। लियोन ट्रॉट्स्की को कंट्रोल देते हुए एक मिलिट्री फैक्शन बनाया गया जो कि लड़ेगा, लड़के पावर अपने हाथ में ले लेगा। The uprising began on 24th October. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. तो जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे उनको लगा कि भाई कुछ तो ये बवाल करने वाला है, तो वो शहर से बाहर चले गए अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए, ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रॉट्स्की एंड लेनिन, एंड इन्होंने सत्ता पलट कर दिया और टॉपल कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है जी। लेट इन द डे द शिप औरोरा नाम की शिप थी, शेल्ड द विंटर पैलेस, शेल्ड यानी कि उसके ऊपर गोलाबारी करी, कैनन्स फायर करे। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, यानी कि इनके हाथ में सारा कंट्रोल आ गया था। जिस तरीके से आपने देखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को एक हफ्ते में अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी तरीके से इन्होंने भी काफी स्विफ्टली पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, यानी कि जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और लेनिन और ट्रॉट्स्की के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल आ चुका था। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. यानी कि ये जो भी सोवियट्स, ये जो सोशलिस्ट के समूह थे, उन सब ने अप्रूव किया कि हाँ भाई लेनिन ने कुछ गलत काम नहीं किया है, ऐसे भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो सही काम नहीं करी थी, तो उनको हटाया, अच्छा काम किया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वाज हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। दिसंबर आते आते तक बोल्शेविक पार्टी ने अपना कंट्रोल मॉस्को, पेट्रोग्राड एरिया में भी एस्टैब्लिश कर लिया था। बोल्शेविक जो थे, यहां से सोशलिज्म का बीज और स्ट्रांग हुआ, बिकॉज दे वेर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ऐसा मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, यानी कि ऐसी बैंकें, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि शायद पहले प्राइवेट एंटिटीज ओन करती थी, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया। लैंड को भी सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया एंड पेजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो भी राजा महाराजाओं के परिवार के लोग जिनके पास में जमीनें थी, उनसे कहा गया कि आप छीन सकते हैं, जिन जमीनों पे आपने अपनी मेहनत करी है वो जमीनें आप ले सकते हैं। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वेर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन करी गई। एक डिजाइनिंग कंपटीशन रखा गया और जहां से फिर बुडेनोवा नाम की हेलमेट्स डिजाइन करे गए, जिनको ब्रॉड क्लॉथ हेलमेट कहते हैं, और ये हेलमेट्स रशियन पार्टी के लोग पहनने लगे। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। By November 17, the Bolshevik conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. अब क्या हो रहा है कि ऑन वन एंड ये पॉपुलर तो हो रहे थे, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पार्टी या अगर कोई रूलिंग फैक्शन जिसने 300 साल रूल किया है, उनकी भी जड़ें बहुत मजबूत है, उनके भी सपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी सिंपैथाइजर्स हैं, या वो लोग जिनका फायदा हो रहा था उनके साथ रहने में। जब आप एक नई चीज लेके आते हैं, आपने कह दिया कि नहीं भी अब तुमसे इंडस्ट्री छीनी जाएगी, तुमसे बैंक छीनी जाएगी, तो आप अपने लिए कई दुश्मन भी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये लोग मेजॉरिटी सपोर्ट जनरेट नहीं कर पाए। बट दिस डिड नॉट स्टॉप देम। मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल एलाइज, बोल्शेविक ने पीस कर लिया जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिटोस्क। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी। कभी जर्मनी ने मदद की थी लेनिन की, तो आज लेनिन मदद कर रहा था जर्मनी की। और ये वो हैट है, ब्रॉड क्लॉथ हेलमेट, जिससे कि इनकी अलग आइडेंटिटी बनी। In the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया, ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में लाया गया, सीक्रेट पुलिस को ज्यादा पावर दे दिया गया, और अब कोई भी अगर बोल्शेविक्स के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसे पकड़ लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो शायद बोल्शेविक पार्टी के साथ ये सोच के जुड़े थे कि ये ट्रू सोशलिज्म के लिए खड़ा है और ये लोगों की एक्चुअली लाइफ बदलेगा, धीरे धीरे
उनके सपने टूटने लगे, उनका भ्रम टूटने लगा. बट मेनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज. डिसइल्यूजन यानी कि उनका जो भ्रम था वो टूट गया, क्योंकि जिनको वो हार्बिंगर्स मान रहे थे फ्रीडम के और सोशलिज्म के, वो खुद सेंसरशिप कर रहे थे, मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे कि आप ये नहीं छाप सकते, आप पार्टी के खिलाफ ये नहीं लिख सकते. तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि वी हैव बीन शॉर्ट चार्ज, हम शायद समझ नहीं पाए. When the Bolshevik ordered land redistribution, अब ये मुद्दा था, आपको याद होगा कि दो ही मुद्दे तो थे जहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट फेल हुई थी, एक तो वॉर को एंड कराने का और एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का. तो जब बोल्शेविक ऑर्डर करते हैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो रशियन आर्मी धीरे धीरे टूटने लगी. क्यों? क्योंकि सारे सोल्जर्स अपने अपने गांव भागने लगे कि भैया हमें भी जाके सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन में अपने लिए लैंड कंफर्म करनी है. तो विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड यानी छोड़ के चले गए. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemn करना यानी कि criticize करना the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. Bolsheviks को कहा जाता था the Reds. ठीक है, यानी कि रशिया में सिविल वॉर हुआ अक्टूबर 1919 में, वापस एक बार प्रयास किया गया कि शायद हम रेड्स को हरा दें. तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्हाइट फोर्सेस, यानी कि जो जार के समर्थन वाले लोग थे, जो मोनार्क के समर्थन वाले लोग थे, उनको कहा जाता था द व्हाइट फोर्सेस. रेड में ऑब्वियसली आपने देखा कि बोल्शेविक्स हैं और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो ग्रीन में हैं. तो ग्रीन्स एंड व्हाइट्स इन्होंने मिलके कोशिश करी कि हम लोग रशियन एम्पायर से बोल्शेविक्स को हटाएं. दे वेर backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. तो जैसे आपने देखा था कि फ्रांस में जब नेशनलिज्म की लहर आई थी तो बाकी सारे डायनेस्टीज को चिंता होने लगी थी कि आज ये यहाँ पे हो रहा है, कल हमारे यहाँ पे भी होगा. इसी तरीके से जो हार्डकोर कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी दुनिया की, उनको भी ये लगा कि यार रशिया में जो ये जो सोशलिज्म फैल रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री में भी आएगा और इसका इम्पैक्ट हमें भी झेलना पड़ सकता है. तो क्यों ना हम व्हाइट फोर्सेस की सपोर्ट करें और बोल्शेविक पार्टी को क्रश करने में मदद करें उनकी. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स took harsh steps with peasants who had seized land. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. यानी कि अब देखिए, आप लेनिन के अगेंस्ट हैं, आप लेनिन के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों से तो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, मैं पेजेंट के साथ हूँ, मैं वर्कर्स के साथ हूँ, मैं सिर्फ लेनिन के खिलाफ हूँ क्योंकि लेनिन का रूल करने का तरीका सही नहीं है. बट आपने हाथ किसके साथ मिला लिया? हाथ मिला लिया व्हाइट्स के साथ में, यानी कि जो प्रो ज़ारिस्ट्स थे. और प्रो ज़ारिस्ट्स ने लिया बदला. इन्होंने कहा कि तुमने जो सारे जीवन हमारे गुलाम बन के रहे, हमारी जमीन पे तुम पले, और जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने हमसे हमारी जमीन छीनी, हमारे लोगों को मारा. तो उन्होंने वेंजेंस, वेंडाटा, रिवेंज लिया. रिवेंज कैसे लिया? इन पेजेंट्स को मार के. और क्योंकि व्हाइट्स और ग्रीन्स कहीं ना कहीं साथ में दिख रहे थे तो सभी का सपोर्ट चला गया और लोगों ने ये समझा कि शायद लेनिन ही हमारा सगा है, वही हमारी मदद कर रहा है, बाकी सारे लोग तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट ही हैं. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists. जो रशियन ओरिजिन के नहीं थे लेकिन उनको अपनी कंट्री, अपनी नेशनैलिटी पे गर्व था और जो चाहते थे कि मोनार्क चला जाए और हम अपने तरीके से अपनी कंट्री को चलाएं, उन लोगों का सपोर्ट था. एंड ऑब्वियसली मुस्लिम्स का सपोर्ट था, जिसकी वजह से लेनिन ने ग्रीन्स को और व्हाइट्स को हराया. कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defining socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. जैसे कि व्हाइट्स के कुछ एक्शन की वजह से उनको नुकसान हुआ, इसी तरीके से कुछ जो नए टेरिटरीज, जो रशिया के बाहर की टेरिटरीज में लेनिन ने जाके समझौते करे थे कि देखो आप मेरे साथ जुड़ो, हम साथ में मिलके सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे. उन्होंने भी कुछ हार्श स्टेप्स उठाए. उन्होंने भी सोशलिज्म को डिफाइन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट थे उनको उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनको मसैकर किया. तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे ये कंफ्यूजन भी था कि यार वाकई में बोल्शेविक किसकी तरफ हैं, किसकी मदद कर रहे हैं. पार्टली टू रेमेडी दिस, तो इस चीज को सुधारने के लिए
लेनिन वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भैया हम एक सर्टेन एरिया को अपने कंट्रोल में रखेंगे, जिनके साथ हमारी समझ है, जिनके साथ हम अच्छे से, जिनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी जो एरियाज हैं, पार्टली टू रेमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब उनको फ्रीडम दे दिया गया कि आप यूएसएसआर में हैं, लेकिन आप अपने टेरिटरी को अपने तरीके से चलाइए। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थी। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आज ये सारी कंट्रीज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ USSR. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. यानी कि लेनिन ने कोशिश तो की कि मैं इन सबको साथ में भी लेके चलूंगा, इनको फ्रीडम भी दूंगा, but then Bolshevik party by definition it was violent, it was radical, it was authoritarian. तो उन्होंने जब भी अपनी शर्तें, अपने कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया, अपनी कंडीशंस को फोर्स करने का कोशिश किया, तो दैट ऑलवेज बैकफायर्ड, और पार्टली सक्सेसफुल ही इसको कहा जा सकता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बनाने का सपना देखा बोल्शेविक्स ने, जहां पे कि इंडस्ट्री सब गवर्नमेंट ओन करेगी, प्राइस कंट्रोल किया जाएगा, किसी तरह का फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं चलाई जाएगी, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे और लोगों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और आप देखिए कि ऑयल ज़्यादा होने लगा, कोल ज़्यादा होने लगा, स्टील ज़्यादा होने लगा, बिकॉज नाउ सारे डिसीजन जो थे वो नेशनल इंटरेस्ट में लिए जा रहे थे रादर देन किसी एक व्यक्ति के हित में। तो एक बड़ा ही डाइकोटॉमी है यहाँ पे। ऑन वन एंड रशिया वाज इवॉल्विंग फ्रॉम बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने वाली इकोनॉमी से वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन रही थी, एक पुअर कंट्री से वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बन रही थी, बट एट द सेम टाइम लोगों के राइट्स छीने जा रहे थे, लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी। इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्क एक एग्जाम्पल दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट कर लिया गया था सिर्फ 3 साल के अंदर, जो कि शायद उस समय के टाइम फ्रेम के अनुसार काफी फास्ट था। वर्कर्स की लाइफ में अभी भी काफी हार्ड लाइफ वो जी रहे थे, और जिसकी वजह से 550 बार बताया है कि स्टॉपेज हुआ काम में, यानी कि लोगों ने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे फर्स्ट ईयर अलोन में, ठीक है। बता रहे कि उनको जो क्वार्टर्स दिए गए थे रहने के लिए, विंटर टाइम में उनको वॉशरूम्स की सुविधा नहीं थी, उनको नीचे जाना पड़ता था इफ दे वांटेड टू यूज द वॉशरूम। तो वर्कर्स ने जिनको चुना था और जो सोचा था कि भाई इवेंचुअली हमारे हाथ में सारा पावर आ जाएगा, सोशलिज्म आ तो गया था, कंट्री पावरफुल बन रही थी, कंट्री के पास पैसा भी आ रहा था, बट शायद जो रियल वर्कर्स थे उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज अभी तक नहीं आया था। स्कूलिंग सिस्टम वगैरह बनाए जा रहे थे। आई मीन दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स की, नेगेटिव के अलावा कुछ पॉजिटिव्स भी थे। लोगों के फ्री मेडिकल एड दी जा रही थी, बहुत सारी स्कूल्स बनाई जा रही थी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उन स्कूल्स में एजेंडा ये भी था कि बच्चों को बहुत ही बचपन से ही बोल्शेविक जो सोच है, बोल्शेविक जो आइडियोलॉजी है वो उनको बताई जाए, ठीक है। धीरे धीरे जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल में भी सुधार आने लगा। आप देखिए कि पहले के मुकाबले अब उनको वेंटिलेटेड वेल लिट एरियाज में काम करने को मिल रहा था। डाइनिंग हॉल्स को भी अगर आप देखेंगे तो वो काफी पहले के मुकाबले बेहतर हो गए थे। ये एक लेटर आपकी किताब में दिया गया है जिसमें कि Dear grandfather Kalnin, my family is large. There are 4 children. We don't have a father. He died fighting for the workers' cause. And my mother is ailing. Ailing yani ki bimar. I want to study very much, but I cannot go to school. I had some old boots, but they are completely torn and no one can mend them. My mother is sick and we have no money and no bread, but I want to study very much. There stands before us the task of studying, studying and studying. That is what Vladimir Lenin said. But I have to stop going to school. We have no relatives and there is no one to help us. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13. I study well and
आई हैव नो बैड रिपोर्ट्स, आई एम इन क्लास 5। तो ये एक चिट्ठी है जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी और लोग रीच आउट करना चाहते थे प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट को, कि कैसे हमारी सोशल लाइफ में सुधार होगा। अब यहाँ पे इस फिल्म में एक और नया कैरेक्टर आता है, एक और नई हस्ती आती है जिनका नाम था स्टालिन। स्टालिन अपने साथ लेके आए कलेक्टिवाइजेशन। लेनिन के बाद में जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी की कमान अपने हाथ में ली वो थे स्टालिन। स्टालिन ने जब रशिया को संभाला, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज हार्वेस्ट खराब हो गया था, वापस से इन्फ्लेशन, वापस से भुखमरी का दौर। एंड स्टालिन ने इसका सोल्यूशन ढूंढा कि मैं कलेक्टिवाइजेशन करूंगा। कलेक्टिवाइजेशन करने का मतलब है कि शायद कुछ जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं वो अपने अनुसार डिसीजन लेते हैं कि क्या ग्रो करना है, कम ग्रो करना है, ज्यादा ग्रो करना है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है। तो मैं अब कलेक्टिवाइजेशन करूंगा। सारे फार्म्स जो हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे फार्म्स हैं, जिनकी वजह से अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग है, जहां पे कि अच्छे से इंडस्ट्रियल स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ ले आऊंगा, अगर मैं इन सबको एकजुट कर लूंगा, तो मैं शायद रशिया की फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का काम शुरू किया। स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। और इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए। ही बिलीव दैट द रिच पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड, जिनको कि कुलक्स कहा जाता था, वेर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। उनको ऐसा लगा कि लोग होर्डिंग कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, अनाज को जानबूझ के छुपाया हुआ है ताकि जब दाम बढ़ जाए तो वो उनको बेच के पैसा कमा सकें। 1928 में पार्टी मेंबर्स टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, और वो लोग रेड कर रहे थे कुलक्स को। रेड करना मतलब वहां पे छापा मार रहे थे, ये चेक करने के लिए कि क्या कहीं उन्होंने अनाज छुपा के तो नहीं रखा है। As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to the small size of the holdings. It was necessary to eliminate kulaks. Kulak यानी कि जो well to do farmers थे, जो कि शायद advantage ले रहे थे peasants का, और अब जरूरत थी कि स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स बने जहां पे बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर किया जा सके और इस फूड शॉर्टेज को खत्म किया जा सके। लेकिन इवेंचुअली इसकी वजह से उनकी पार्टी में ही लोगों में मतभेद हो गए। पार्टी के लोग भी कहने लगे कि स्टालिन के जो स्टेप्स हैं वो तो शायद लेनिन से भी काफी हार्श हैं। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पेजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, जिनको कि कोलखोस कहा जाता था। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कुलक और कोलखोस। कुलक वेर वेल टू डू फार्मर्स, कोलखोस वेर स्टेट ओन्ड कलेक्टिव फार्म्स। पेजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलखोस प्रॉफिट वाज शेयर्ड। एनरेज्ड पेजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक। यानी कि पेजेंट्स इतने नाराज हो गए इससे, वो खुद ही अपने लाइफ स्टॉक को मारने लगे, अपने घोड़ों को, अपने कैटल को। दे स्टार्टेड किलिंग देम कि भैया अगर हमें तुम्हें सब कुछ दे ही देना है, इससे अच्छा हम इसे मार देंगे। बिटवीन 1929 एंड 31 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। 33.33% कैटल की संख्या कम हो गई। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेर सीवियरली पनिश्ड। उनको देश से निकाल दिया जा रहा था, डिपोर्ट या एग्जाइल कर दिया जा रहा था। इतना सारा काम किया गया इस उम्मीद में कि कलेक्टिवाइजेशन के बाद तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट आप देखेंगे अपनी किताब में कि 4 मिलियन लोग भूख से मर गए बिकॉज बैड हार्वेस्ट हुआ। और ये जो मेजर्स लिए गए थे, इवेंचुअली इसका शायद इम्पैक्ट मिला होगा, बट इमीडिएट प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं आई थी, और जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई थी। Many within the party also criticized Stalin's collectivization theory. Stalin और उसके जो समर्थक थे, sympathizers थे, उन्होंने कहा कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं देश के खिलाफ, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। एंड यूड बी सरप्राइज टू नो कि बाय 1939 ओवर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को प्रिजन में या लेबर कैंप में डाल दिया गया, जिन्होंने भी स्टालिन के खिलाफ आवाज उठाई। The existing socialist party of Europe, जो और भी यूरोप में सोशल पार्टीज थी, did not approve of the Bolshevik power management. उन्होंने बोल्शेविक ने जो ये स्टेप्स लिए उसके वो फेवर में नहीं थे। बट जैसा कि हमने शुरुआत में लेक्चर के बात करी थी कि कहीं ना कहीं एक वो उम्मीद की किरण कि एक दिन ऐसा आएगा कि वर्कर कंट्रोल करेगा, वर्कर ही डिसाइड करेगा कि स्टेट कैसा हो, उसी की वजह से वो बस उलझे हुए थे और दे वर हैंगिंग टू द रोप इन द होप कि एक दिन वर्कर्स एक्चुअली इतने पावरफुल बनेंगे। तो क्या लिखा है देखिए, बट द ड्रीम ऑफ अ वर्कर स्टेट केप्ट इंस्पायरिंग देम।
Many countries communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. India में भी मैंने आपको बताया communist parties हैं. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East, and the Bolshevik founded Comintern. Comintern word आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल यूनियन है प्रो बोल्शेविक पार्टीज का. By the time of the outbreak of the Second World War, USSR had given socialism a global face and world stature. यानी कि जो अपन ने बात करी थी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कैप्टिवेट हो गई थी और उनको लगता था कि शायद सोशलिज्म is the answer to all evil. By the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1950s आते आते लोगों ने रियलाइज किया कि जिस सपने को हमने देखा था, जिस आइडियल के लिए हम लोग लड़ रहे थे, ये उस दिशा में तो नहीं जा रहा है जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टी ने चलाया है गवर्नमेंट को. दैट्स नॉट व्हाट वी हैड signed up for. A backward country, powerful तो बन गया था, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country also fell down. बाकियों को भी पता चल गया कि अब USSR में वो बात नहीं है. In each country, the idea of socialism were rethought in a variety of different ways. यानी कि socialism was not dead, but लोग अपने अपने तरीके से ये डिसाइड कर रहे थे कि हम अपनी कंट्री में किस तरीके से सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे. हमारी कंट्री की भी अगर बात करें तो आज भी मनरेगा की अगर मैं बात करूं, दैट इज सोशलिज्म. गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, cheaper public transport, this is all nothing but socialism, right? So it's an idea that fails to die. I will like to end this session with the help of this Rabindranath Tagore's note, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर मॉस्को गए और उन्होंने कहा मॉस्को appears much less clean than the other European capitals. यानी कि बाकी कैपिटल्स काफ़ी पॉश हैं, काफ़ी साफ सुथरे हैं. None of those hurrying along the streets look smart. यानी कि जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं वो सूटों में नहीं घूम रहे हैं, रिच नहीं लग रहे हैं. The whole place belongs to the workers. Here the masses have not in the least been put in shade by the gentlemen. यानी कि ऐसा नहीं है कि लॉर्ड्स हैं, जेंटलमैन हैं और बाकी वर्कर्स हैं. तो हैव्स और हैव नॉट्स का डिफरेंस नहीं है, सारे लोग एक जैसे स्टेटस में हैं. Those who lived in the background for ages have come forward. वो लोग जो हमेशा बैकग्राउंड में रहे, जिन्होंने मेहनत करी लेकिन उनको कभी फल नहीं मिला, आज वो लोग सेंटर स्टेज पे हैं. आई थॉट ऑफ द पेजेंट्स एंड वर्कर्स इन माई ओन कंट्री. तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर लैमेंट कर रहे हैं कि मेरा देश जहाँ पे शायद वर्कर्स और लेबरर्स आज भी बेचारे एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तरस रहे हैं. इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ द जीनी इन द अरेबियन नाइट्स. जैसे कि जीनी होता है अरेबियन नाइट्स में जो हुक्म मेरे आका बोल के पूरी कंट्री को बदल देता है, कुछ इसी तरीके से रशिया को बदल दिया गया है. और एक ऐसी कंट्री जो पिछले 10 साल पहले तक शायद जहाँ पे लोग इलिटरेट थे, हेल्पलेस थे, हंग्री थे, वो लोग आज सेंटर स्टेज पे हैं और दुनिया को एक सक्सेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं. हु कुड बी मोर एस्टोनिश्ड than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर का स्टांस कैसा था रशिया को लेके, तो ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर इज अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट रशिया हैज अचीव्ड, व्हाट सोशलिज्म हैज अचीव्ड. और उनका ऐसा कहना था कि अगर आप कहीं और कंट्री में जाते हैं तो आपको अपनी स्किन ब्राउन कलर की वजह से आपके खिलाफ डिफरेंशिएट किया जाता है, रेसिज्म की जाती है, बट रशिया इन सबसे ऊपर उठ चुका था. वहाँ पे लोग वार्मली आपसे मिलते थे और इस तरह के भेदभाव से वो बहुत ऊपर उठ चुके थे. एंड एक्चुअली जो वर्कर्स थे उनके पास में राइट्स थी, उनके पास में पावर्स थे ना. ऑब्वियसली इसके भी कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट्स मिलते हैं. देयर आर अदर्स जिन्होंने ऐसा भी लिखा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बट रविंद्रनाथ टैगोर क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए हमने इसके स्टेटमेंट को पढ़ लिया है. ऑलराइट गाइस, ऑब्वियसली 1.5 hour is too little a time to do this chapter. हम जब अपने नॉर्मल एनरोल स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर करते हैं, इट टेक्स अस अ मिनिमम ऑफ 6.5 hours to do this chapter. 6.5 घंटे लगते हैं मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, जहाँ पे हम हर एक एपिसोड, हर एक इंसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं. बट ऑब्वियसली वी हैड वेरी लिटिल टाइम, सो आई हैव ट्राइड टू डू वॉट एवर लिटिल जस्टिस दैट आई कुड डू. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा या बुरा लगा मुझे बताएं. डू गिव योर फीडबैक, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू. ऑलराइट गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें. जय हिंद.